हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इसमें हम 1 ईयर का जो भी आपका करंट अफेयर्स रहेगा उससे पूरी तरह से कोशिश करेंगे। 4 अक्टूबर यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काला सागर ब्लैक सी के साथ सीमा बनाने वाले कौन से राज्य हैं? यही राज्य नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है। कौन से देश हैं, यानी कि जो ब्लैक सी है उसके साथ कौन कौन सी कंट्री जो है वो बाउंड्री शेयर करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैपिंग में हम जनरली इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो इसको याद करने का एक थोड़ा सा तरीका, आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है TURRBG, ठीक है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो आपका ब्लैक सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। जैसे एक है आपका T से तुर्की, U से यूक्रेन, R से रूस, R से रोमानिया, B बुल्गारिया और G जॉर्जिया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मैप में और देख लेंगे। ये देखिए, ये है पूरा आपका ब्लैक सी। अब ब्लैक सी का किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री लग रहा है, ये यहाँ से लेके पूरा आपका यहाँ तक है तुर्की, ठीक है। तुर्की के बाद ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला है ये है आपका जॉर्जिया। ये पूरा येलो पार्ट है रशिया का, तो ये आपका रशिया आ गया। यहाँ है आपका यूक्रेन। देखिए, ये यहाँ पर एक दूसरी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन का एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है, तो वो कंट्री इसके साथ बाउंड्री नहीं बनाती है। फिर ये आपका रोमानिया और ये है आपका बुल्गारिया। तो ये आपकी हो गई कंट्रीज़ जो ब्लैक सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। और क्या, यह सागर यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। तो आपने अभी देखा था मैप में, दोबारा देख लेते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा एशिया का पार्ट है, ठीक है। और इधर से आपका हो रहा है यूरोप, तो ये यूरोप हो गया, इधर हो गया एशिया। तो ये दोनों की बाउंड्री को टच करती हुई है आपकी ब्लैक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एशिया के कौन से देश विषुवत रेखा इक्वेटर से जाते हैं? तो देखिए, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर जो है कौन कौन से कंट्रीज से होकर जाता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि एशिया के किस देश से आपका इक्वेटर होकर जाता है। तो एशिया का एकमात्र देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से आपका इक्वेटर होकर जाता है। इसके अलावा इक्वेटर किन किन कंट्री से होकर जाता है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कॉन्गो, रिपब्लिकन कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। इसको हम मैप में समझेंगे। देखिए, ये है आपका इक्वेटर, ये पूरा आपका इक्वेटर है। तो ये किन किन कंट्री से होकर जा रहा है? तो ये पूरा है आपका साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। इसकी पहले जा रहा है यहाँ पर, ये है आपका इक्वाडोर, फिर है आपका कोलंबिया, फिर आपका ब्राज़ील। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। फिर ये चला जाता है आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका गिबन, फिर है आपका कॉन्गो, फिर डोमिनियन रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। और ये है आपका एशिया का केवल एक ही कंट्री जाता है, और वो है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको कंट्रीज़ के नेम जो है याद होने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया है। तो ये हो गया आपका ब्लैक सी वाला क्वेश्चन भी हो गया, और आपका विषुवत रेखा वाला भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिमी एशिया के कौन से देश भूमध्य सागर तक विस्तृत हैं? ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखेंगे हम मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो देखो, ये है आपका पूरा मेडिटेरियन सी, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी एशिया, तो ये पूरा का पूरा जो एशिया है इसका वेस्टर्न वाला पार्ट है। तो वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया के कौन कौन से देश भूमध्य सागर से लगते हैं? तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरे देश जो लग रहे हैं भूमध्य सागर से, ये है पूरा का पूरा अफ्रीका, ये है यूरोप, और ये है एशिया, वेस्टर्न एशिया। यहाँ की कंट्रीज़ पूछ रहा है, तो देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। तो एक आपका लग रहा है ये सीरिया, देखिए ये यहाँ पे बना रहा है सीरिया के साथ बाउंड्री।
यहाँ पर आपका बना रहा है इसके बाद से लेबनान। लेबनान के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, जॉर्डन नहीं है बल्कि ये इज़राइल के साथ कंट्री बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। और ऊपर है आपका तुर्की। तो ये जो 4 कंट्री है इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है मेडिटेरियन सी। वेस्टर्न एशिया के कौन कौन से हैं हम देख चुके हैं यहाँ पर, इसको आप ढंग से देख लेंगे मैप में। तो यही यहाँ बता रखा है, भूमध्य सागर जो है वो आपका यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। ये पूरा का पूरा हो गया आपका यूरोप, इधर हो गया है आपका उत्तरी अफ्रीका और ये हो गया पश्चिमी एशिया। तो इनके बीच में स्थित है आपका क्या, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और पश्चिमी एशिया के कौन कौन से देश लगते हैं, तुर्की, इज़राइल, सीरिया, लेबनान। इसके लिए आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, तू इससे ले, तू से तुर्की, इज़राइल, सीरिया, लेबनान, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप याद करने का एक तरीका है, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़ के नाम आप याद करेंगे वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कुछ भी अपनी तरफ से ट्रिक बना लीजिए जिससे आप एग्ज़ाम में कर सकें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुर्की उत्तर और दक्षिण में किस सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो तुर्की जो है वो किन सागरों से घिरा हुआ है यहाँ पर हम देख लेंगे। देखिए ये है आपका पूरा तुर्की। अगर आप इसके नॉर्थ में देखेंगे क्या है, ब्लैक सी, और साउथ में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका मेडिटेरियन सी। ये पूरा मेडिटेरियन सी का ही हिस्सा है। तो तुर्की के नॉर्थ में है ब्लैक सी और साउथ में है मेडिटेरियन सी, काला सागर और भूमध्य सागर। तो ये लिखा है यहाँ पर कि ये तुर्की देश जो है वो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हुलाक गिब्बन के बारे में सत्य है, ठीक है। ये एक एनिमल है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे देंगे। जो आपको याद रखना है वो क्या, कि ये जो हुलाक गिब्बन है ये भारत में कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। और ये इस समय इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IUCN जो भी स्पीशीज़ होते हैं जो खतरे में होते हैं उनकी सूची निकालता है। तो IUCN के द्वारा इसे संकटग्रस्त सूची, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में रखा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये है हुलाक गिब्बन, कैसे देख रहा है। तो ये इसको IUCN ने डाल दिया है संकटग्रस्त सूची में। नेक्स्ट है आपका चीनी पेंगोलिन। चीनी पेंगोलिन जो है ये भी एक एनिमल है, इसके बारे में कि विचार करना है कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिया, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि चीन में ये जो चीनी पेंगोलिन है इसका प्रयोग होता था पारंपरिक दवाओं में। तो जो भी उनका ऐसा मान्यता थी कि भाई ये जो चीनी पेंगोलिन है इससे जो भी रक्त संबंधी रोग होते हैं उसमें इसके मांस आदि का प्रयोग करने से वो ठीक हो जाता है। तो इस वजह से इसकी संख्या दिन पे दिन कम हो जा रही थी। चीन, वियतनाम में इस काम में इसका यूज़ किया जाता था। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IUCN ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की सूची में रखा गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अभी न्यूज़ में है। देख लेंगे हम चीनी पेंगोलिन भी। ये देखिए ये ऐसा दिखता है और आराम कर रहा है ये अभी पेड़ पे। यहाँ पे इसके ये ऐसे बने हुए हैं जैसे फ़िश के ऊपर होते हैं शेल टाइप से, वैसा कुछ, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है चीनी पेंगोलिन, इसको भी आप देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि IUCN ने इसे किस सूची में डाला गया, यहाँ पर वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ये रीज़न भी ध्यान रखना है कि किस जगह के हैं, है ना, कहाँ पर ये पाए जा रहे हैं विशेष रूप से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ये लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा पद लाभ का है या नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है। लेकिन जो पद इसके अंतर्गत नहीं आते हैं उनके बारे में हमें पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल और सेंटर और स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ये जितने भी हैं सारे के सारे लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी अगर कोई इस पद पर बैठा हुआ है तो उसके पद को लाभ का पद नहीं बोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो फंडामेंटल राइट, अभी हम जो मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स हैं उसमें अब हम कवर करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल
इंडियंस के लिए या इंडियन सिटीजन के लिए ही नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है जो केवल देश के नागरिकों को ही मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रख लेना है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, 19, 29, 30, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या है इन आर्टिकल्स में। तो फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे आपके केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीप को दक्षिण से उत्तर लगाएं। देखिए यहाँ पे मैंने सारे ही आइलैंड कवर कर लिए हैं, जो भी आपके इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे उन सबको यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो ये सारे जो आइलैंड्स हैं इसको साउथ टू नॉर्थ लगाना है। तो यहाँ पर मैंने उसको डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, तो वो आपके इस डायग्राम में नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर है कहीं पे आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, सबसे साउथ में ये आ जाएगा। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो आपका कौन सा आ रहा है, मेडागास्कर। तो ये यहाँ पे लिखा है, पहले न्यूजीलैंड है फिर मेडागास्कर, उसके बाद से आता है आपका रियूनियन और मॉरिशस। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये छोटा सा है रियूनियन, ठीक है, और इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर है आपका मॉरिशस। तो रियूनियन और मॉरिशस इसके बाद आ जाएंगे। रियूनियन पर फ्रांस का अधिकार है और फिर ये मॉरिशस है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, सेशल्स, डियागो गार्सिया। यहाँ पर है आपका सेशल्स आइलैंड, ठीक है, और ये है आपका डियागो गार्सिया, ठीक है। तो सेशल्स है फिर डियागो गार्सिया है, और नेक्स्ट है चागोस और मालदीव। तो मालदीव से तो सभी परिचित होंगे। इसके ऊपर आ जाएगा, डियागो गार्सिया के ऊपर है चागोस और यहाँ पर है आपका मालदीव्स। तो ये सारे हमने देख लिए। साउथ टू नॉर्थ कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तो इधर देखा हमने सबसे पहले कौन सा, आपका न्यूजीलैंड, फिर मेडागास्कर, फिर रियूनियन, फिर मॉरिशस है, उसके बाद से यहाँ पर सेशल्स, यहाँ पर है डियागो गार्सिया, फिर चागोस और मालदीव्स। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, किसी भी तरह से इसके क्वेश्चंस जो है वो बना के पूछ सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडियन ओशियन के, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि इस ओशियन में, तो आपको वो भी ध्यान रहना चाहिए ये। और आपको याद रखना होगा कि रियूनियन जो है आइलैंड, उस पर फ्रांस का आधिपत्य है, सेशल्स पर यूके का है, चागोस पर यूके और मालदीव के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें अभी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने बोला भी है कि ये मालदीव को चागोस द्वारा, सॉरी यूके द्वारा दे दिया जाए, ठीक है। तो रिसेंट अभी ये न्यूज़ में था। आगे देखिए एक स्कीम यहाँ पर दे रखा है, खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है। ये एक स्कीम है, इसके तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी, ठीक है। तो ये जो खेलो इंडिया स्कीम है, इसके तहत क्या किया जा रहा है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर एक्सीलेंस, एक तरह से सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है हर स्टेट और सेंटर में। और इसमें किया क्या जाएगा, जितने भी सरकारी खेल केंद्र हैं स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में, उनकी पहचान की जाएगी, और पहचान करके उन्हें विश्व स्तरीय खेल अकादमी के रूप में परिवर्तित करना, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि जो भी वहाँ पर आ रहे हैं उनको अच्छी प्रशिक्षण दिया जा सके खेल के बारे में, और एथलीट खेल में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसके पहले चरण को कहाँ लागू किया जा रहा है। वैसे पूरे देश के स्तर पर इसको किया जाएगा, लेकिन जो इसका फर्स्ट जो पहला जो चरण लागू किया जा रहा है वो किन किन स्टेट्स में, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये उन स्टेट्स के नाम है, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। इन स्टेट्स में खेलो इंडिया स्कीम का ये जो स्टेट सेंटर एक्सीलेंस वाला प्रोग्राम है, ये पहले चरण में लागू किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2021-2022 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है। बाद में हम यूनाइटेड नेशन की जितनी भी बॉडीज़ है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन ये अभी देख लेते हैं हम
कि 2021-22 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल आपके 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इन 15 में से 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो परमानेंट है, ठीक है, और 10 ऐसे मेंबर हैं जो अस्थायी हैं, जिनका हर 2 साल बाद से चुनाव किया जाता है। तो अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं और 2021-22 के लिए भारत को इसमें चुना गया है अस्थायी सदस्य के तौर पर, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य भारत को चुना गया है, आयरलैंड को, मैक्सिको को, नॉर्वे को। तो ये इन सारे के सारे कंट्रीज़ के नेम जो है वो आपको पता होने चाहिए, और किस ईयर के लिए चुना गया ये भी आपको ध्यान रखना है, 2021 और 22 के लिए। इसके पहले भी भारत चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो देखिए बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, कोई एक आपको ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आपको स्कीम याद होती है, स्कीम का जो अंदर का मैटर है वो पता होता है, लेकिन मिनिस्ट्री हमें कई बार ध्यान नहीं रहती है। तो ध्यान रखना है इसके लिए कि रेल मंत्रालय ने अभी जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो लाए हैं वो कौन कौन सी। एक है प्रोजेक्ट उत्कर्ष, प्रोजेक्ट रफ्तार और समन्वय पोर्टल। तो ये तीनों ही आपका रेलवे से संबंधित है। क्या क्या है इसके बारे में देख लेंगे। प्रोजेक्ट उत्कर्ष जो है वो क्यों लाया गया है? कोच के भीतरी और बाहरी हिस्से, शौचालय, लाइटिंग और यात्री सुविधा जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट उत्कर्ष। उत्कर्ष नाम से ही पता लग रहा है कुछ इम्प्रूव करेंगे, है ना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रफ्तार। रफ्तार दी जाएगी इसमें किसको? ट्रेन को और मालगाड़ी को। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के लिए ही ये चीज़ लाई जा रही है, मालगाड़ी के लिए भी और ट्रेन के लिए भी। जो यात्री वाले होते हैं और मालगाड़ी होते हैं दोनों की औसत गति को बढ़ाने के लिए लाया गया है प्रोजेक्ट रफ्तार रेल मंत्रालय के अंतर्गत। समन्वय पोर्टल, ये भी रेलवे से है। समन्वय यानी यहाँ पे समन्वय किया जा रहा है किस चीज़ का? तो एक तरह से ये ऑनलाइन पोर्टल है और इसमें जो भी रेलवे एजेंसी के द्वारा अवसंरचना विकास के लिए परियोजना चलाई जा रही है ना, जो भी आपका स्ट्रक्चर वगैरह इम्प्रूव करने के लिए जो भी परियोजना चलाई जा रही है, स्कीम चलाई जा रही हैं, और वो जो स्कीम है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित मुद्दा है, तो स्टेट के साथ ऑनलाइन जो है उस पर जानकारी ली जा सकती है, यानी ऑनलाइन रिपोर्टिंग वहाँ पर की जा सकती है। एक तरह से स्टेट के साथ समन्वय बनाने के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलों पर विचार करें। तो मानव संसाधन मंत्रालय ने कौन कौन से पहल की है या कौन कौन सी योजना लाई गई हैं? तो ई पाठशाला, इलेक्ट्रॉनिक, दीक्षा, स्वयं प्रभा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चारों की चारों पहल हैं ये किसके अधीन है? मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। और ये आपका ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इम्प्रूव करना है, रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ही कुछ उनकी शिक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान इसमें किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सतत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत पहल से संबंधित है? सतत क्या है इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प। आपको अब वैसे ही फुल फॉर्म से ही समझ में आ गया होगा, परिवहन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया गया है? सतत के तहत जो भी संपीड़ित बायोगैस को एक वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए, है ना, जो बायोगैस है वो आपका एक हरित ईंधन के तहत आता है, तो उसको परिवहन में कैसे यूज़ करना है, यानी कि एक वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में संपीड़ित बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए ये सतत जो पहल है या सतत परियोजना लाई गई है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा एक पहल की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सतत है, सतत यानी कि सतत विकास। उसके लिए क्या करना होगा? ग्रीन, यानी कि जो भी जीवाश्म ईंधन है उसको हटाना होगा, और जीवाश्म ईंधन को हटाने के लिए उसका सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा। और हम क्या ला रहे हैं? बायोगैस ला रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रेयस कार्यक्रम से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। तो श्रेयस, ठीक है, ये युवाओं से संबंधित है। युवाओं के लिए प्रशिक्षुता और कौशल कार्यक्रम की शुरुआत कर, यानी कि युवाओं को किसी तरीके से स्किल से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट के कुछ कार्यक्रम चालू किए जाएंगे युवाओं के लिए। और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे चालू किया जा रहा है, जिससे कि शिक्षा के दौरान ही, जब आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं उसी समय आप कमाई प्रणाली की शुरुआत कर आपको रोज़गार मिल जाए, है ना। ऐसा ना हो कि आप पहले पढ़ रहे हैं फिर बेरोज़गारी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है, तो आपके एजुकेशन के साथ साथ ही ये आपको जॉब में ले जाएगा, ठीक है।
अब ये शुरुआत तो की गई है आपका मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, लेकिन इसमें जो 2 मिनिस्ट्री इसको लागू कर रहे हैं, समन्वित संयुक्त रूप से कर रहे हैं, वो कौन कौन से? एक है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और दूसरा है आपका श्रम मंत्रालय। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको कंफ्यूज करेगा कि ये संयुक्त रूप से किसके द्वारा इसे समन्वित किया जा रहा है। तो ये दोनों हैं, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।